आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी और एक ऐसे इतिहास के बारे में बताएंगे जिस इतिहास के बारे में आप भी जानना चाहते हैं और कई बार सोचते भी हैं। जैसे कई बार आपने भारत बंद का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर इसका इतिहास क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या संविधान में लोगों को भारत बंद करने की इजाजत है? भारत को लेकर इतिहास के पन्नों में ज्यादा तथ्य मौजूद नहीं है भारत बंद को लेकर, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये बताती है कि देश का सबसे पहला भारत बंद 1862 में हुआ था। और 1862 में ही पहली बार भारत बंद की घोषणा की गई थी, जब अंग्रेजों का शासन था। उस समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और मजदूर त्राहिमाम कर रहे थे, त्रस्त थे। और इसी वजह से 1862 में एक समय आया जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने यह निर्णय लिया कि वो हड़ताल करेंगे और फिर बंद का ऐलान कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि बंद और हड़ताल, इन दोनों में फर्क है कि हड़ताल सिर्फ कुछ वर्ग के लोग करते हैं प्रदर्शन विरोध के दौरान, लेकिन जब हड़ताल होता है वहीं बंद की स्थिति में उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो नहीं चाहते हुए भी उसमें शामिल होते हैं, जो विरोध नहीं करना चाहते फिर भी उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। उनका मकसद नहीं होता विरोध करना, फिर भी उनके सहमति ना लिए बगैर भी शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से हड़ताल का ज्यादा व्यापक रूप होता है बंद। इसी वजह से आपने इन दिनों टर्म सुना होगा भारत बंद। भारत बंद भी हुआ, 21 अगस्त को भी भारत बंद हुआ, लेकिन भारत बंद के पीछे के इतिहास आपको बताएंगे कि क्यों भारत बंद। सबसे पहले सुनिए कि 21 अगस्त को भारत बंद क्यों हुआ। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया कि एससी एसटी जो आरक्षण है एससी एसटी में, उसके अंदर जो क्रीमी लेयर है उसमें लागू किया जाए क्रीमी लेयर को, और सब कैटेगरी कोटा के अंदर कोटा वाला फार्मूला उसको लागू किया जाए कि इसमें आरक्षण के दायरे में कोटा के अंदर कोटा बनाया जाए, क्रीमी लेयर वाले से आरक्षण लेकर बाकी लोगों में इसे दिया जाए। इसी फैसले को लेकर इसके विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हड़ताल किया गया और ये रूप भारत बंद की तरह ऐलान किया गया कुछ संगठनों के द्वारा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर भारत बंद क्या होता है। बंद और हड़ताल दोनों के दो तरीके हैं, लेकिन फिर भी फर्क है संगठन और वर्ग को लेकर, जो मैंने आपको पहले बताई। अगर एक वर्ग करे तो उसे हड़ताल कहते हैं, अगर बिना किसी की सहमति से उसको बंद किया जाए तो उसे बहुत समूह 10-20 समूह मिलकर अगर ऐलान करे हर क्षेत्र से, तो वो फिर हड़ताल और बंद में कन्वर्ट हो जाता है। हड़ताल में क्या होता है, हड़ताल किसी वर्ग या किसी संगठन के द्वारा की जाती है, लेकिन बंद होता है बाकी अन्य अन्य संगठनों को मिलाकर जो किया जाता है उसे बंद किया जाता है। उसमें कामकाज कुछ भी नहीं होते, आप कहीं जा नहीं सकते, जितनी चीजों को अलाउ होता है सिर्फ वही ट्रेवल कर सकते हैं, बाकी चीजें नहीं ट्रेवल कर सकती। एक और वर्ड आता है धरना। धरना के बारे में इसलिए क्योंकि आपने सोचा होगा कि कभी भारत बंद, हड़ताल और फिर धरना, ये सब क्या है। धरना वो वर्ड है, अगर हम बात करें तो सिर्फ एक जगह पर दी जाती है धरना, कि आप कहीं पे बैठ गए, डीएम ऑफिस हुआ या फिर कलेक्ट्रेट के बाद हुआ, जैसे दिल्ली में हो तो जंतर मंतर जगह हुआ, कोई एक स्पेसिफिक स्पेशल खास जगह होती है जहां पर बैठकर लोग धरना देते हैं, उसे ही धरना स्थल कहते हैं। और ये एक एक ही क्षेत्र में निहित होती है। जैसे आप किसी क्षेत्र से आए और वहां से बोल दिया गया कि हम दिल्ली की फलना जगह पे धरना देंगे अगर हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, एक खास डिमांड को लेकर बैठते हैं और धरना देते हैं। अब दूसरा एक वर्ड और आता है जो आप अक्सर सुनते होंगे हड़ताल के वक्त में, कि चक्का जाम। मतलब एक बंद होता है और एक होता है चक्का जाम। चक्का जाम भी कामकाज ठप करने वाला ही होता है और उसी के जैसा होता है, लेकिन अक्सर सड़कों पर होता है। ये सड़क पर कामकाज को रोकने की कोशिश की जाती है, मतलब कि इसमें कोई भी व्यवस्था, शहर में कोई भी मोटर वाहन इधर से उधर नहीं जा सकते, मतलब साफ चक्का जाम रहेगा, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी वजह से इसे चक्का जाम का नाम दे दिया जाता है। मूवमेंट रुक जाता है, ट्रेनें रुक जाती हैं और फिर ट्रेनों को जगह जगह पर रोक कर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। इससे कई सारे लोग, हर तरह के लोग प्रभावित होते हैं। इसी वजह से अब अक्सर किसी और व्यक्ति की आजादी के अधिकार का हनन माना जाता है चक्का जाम में, कि आप किसी की आजादी को छीन लेते हैं। दूसरा आता है भारत बंद। भारत बंद पर आते हैं। भारत बंद का इतिहास क्या कहता है। भारत बंद का इतिहास कहता है कि 1871 में कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 1200 कर्मचारियों ने पहली बार हड़ताल की थी।
और उन्होंने वर्किंग आवर को घटाने के लिए, जैसे 8 घंटे अभी वर्किंग आवर है ना, इसमें कहा गया था कि 8 घंटा ही काम किया जाए। और इसी को लेकर जो अभी आप फैक्ट्री में या फिर कहीं भी देखते होंगे कि एक स्टैंडर्ड वर्किंग आवर है कि हम 8 घंटे ही काम करेंगे, इसको लेकर पहली बार 1871 में ये काम की गई थी। और इसी में कहा गया था 1200 मजदूरों के द्वारा कि आप टाइम को घटाइए, 12 घंटे नहीं हम 8 घंटे करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम लिमिट फिक्स कीजिए। और इसी वजह से 1871 में पहली बार भारत बंद का ऐलान किया गया था और सभी मजदूर ने बैठे थे, 1200 मजदूर हावड़ा में बैठे थे। महात्मा गांधी की अगर बात करें, जिन्होंने सबसे सफल भारत बंद उन्होंने बताया था कि भारत बंद उन्होंने किया था। उस समय राष्ट्रपिता अपने जो आंदोलन संस्कृति को नया रूप देने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत बंद का ऐलान किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि हम आजादी की लड़ाई के लिए एक नई ऊर्जा के लिए भारत बंद का ऐलान करेंगे, ताकि अंग्रेजों को जो भी सुविधाएं मिलती है उसमें बाधा पहुंचे और वो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान नहीं पहुंचाया जा सके। 1920 का वो दौर था, असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया। मजदूर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और फिर उसमें महात्मा गांधी भी थे। और उसी वक्त इस चीज की शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ। और इसी वजह से 1942 का जो अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसके बाद एक तरह से बंद का ऐलान किया गया कि अगर हम 1942 के बाद अगर अंग्रेज नहीं गए तो पर फिर हम पूरे भारत में बंद करेंगे। और इसके ऐलान में, जिसमें स्कूली छात्र से लेकर कर्मचारी, सबसे बड़ा भारत बंद जो पहली बार माना गया कि आजादी को लेकर की गई, वो 1942 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट भी, कर्मचारी भी, लेबर भी, स्टैंडर्ड ऑफिसर भी, अधिकारी भी जो भारतीय थे वो सब सब शामिल हुए थे। और उसके बाद नौकरी छोड़ दी थी और फिर 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन दिया और फिर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और ये अहिंसा के रास्ते पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और तब जाकर उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान में, देश आजादी के बाद से देखें तो हमारे संविधान में क्या कोई ऐसा आर्टिकल्स है, क्या कोई ऐसा कानून है कि भारत बंद कर सकते हैं या फिर हम नहीं कर सकते? आपको अगर जानकारी हो तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, लेकिन आपको मैं आगे बता देता हूं कि हड़ताल या भारत बंद का अगर सवाल उठता है तो हमारे कानून में ऐसे कोई भी जिक्र नहीं है जिसमें हड़ताल करें, इसकी कोई परमिशन ले, बस ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। कानूनी कार्रवाई हम हड़ताल या भारत बंद के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीजें हैं जो आर्टिकल्स में, संविधान में लिखी गई हैं, वो ये कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीना जा सकता, मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि भारत बंद या फिर हड़ताल होता है तो पुलिस की तैनाती होती है। अगर किसी लोग पे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर पुलिस एक्शन में आती है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो क्या कानून किसी तरह के लोगों को भारत बंद या हड़ताल का इजाजत देता है? कानून बिल्कुल नहीं देता। लेकिन अब संविधान का अनुच्छेद 19 ए और सी को समझिए। संविधान का अनुच्छेद 19 ए और सी ये कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को यूनियन बनाने का अधिकार है। वहीं 19 ए कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी भी मिलती है और इसी में विरोध प्रदर्शन को 19 ए में रखा गया है और वो भी एक अभिव्यक्ति है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दुविधा है, कंट्रोवर्सी है कि मतलब दोनों के बीच में दो चीजें मिलती हैं। एक तरफ आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो हड़ताल करें, विरोध प्रदर्शन करें, अपनी बातों को रखें। दूसरी तरफ वो भी हैं जो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो नहीं है, फिर भी उनको कोई हानि ना हो। इसी वजह से पुलिस इस दिन उतर जाती है और अपने एक्शन पे रहती है। लेकिन फर्क ये है कि वो प्रदर्शन हिंसक नहीं होना चाहिए। कहीं भी थोड़ी सी भी अगर हिंसा की भनक आई तो फिर संविधान में लिखित ये जरूर है कि अभिव्यक्ति की लड़ाई के खिलाफ रक्षा करना। इसी वजह से पुलिस एक्शन में आ जाती है। अक्सर आप देखते होंगे कि पुलिस को एक्शन का ऑर्डर नहीं था, फिर भी वो लाठीचार्ज कर दे। जैसे 21 अगस्त को भी हुआ, कहीं कहीं तोड़-फोड़, कहीं पे कुछ भी हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन में आए, फिर लाठीचार्ज हुए। सबसे ज्यादा बिहार का क्षेत्र प्रभावित हुआ। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि संविधान में कही गई हड़ताल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है।
हमारे संविधान को की किताब को जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि हड़ताल, चक्का जाम और बंद किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि संविधान में ये लिखा गया है कि संविधान का सहारा लेकर आप भारत बंद का ऐलान नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि संविधान में लिखा हुआ है कि हम भारत बंद करेंगे। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, संविधान के किसी भी पन्ने पर ना ऐलान कर सकते हैं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले में ये साफ कर दिया था कि शांतिपूर्ण अंदाज में निकाली गई हड़तालें असंवैधानिक नहीं हो सकती। एक केस था भारत कुमार के पलीचा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केरला के एक केस थे जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इस केस में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी और इस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि बंद और हड़ताल को विस्तृत मतलब विस्तार से इसकी जानकारी दी गई थी और गाइडलाइंस के मुताबिक कहा गया था कि अगर जो कोर्ट ने बात कही थी उसको सुन लीजिए। उसने कहा था कि अगर हड़ताल या बंद का किया जा रहा है तो पहले आयोजकों को पुलिस से मुलाकात करनी होगी, शांति बनाए रखने का आश्वासन देना होगा कि हम शांति से ये हड़ताल कर रहे हैं। इसी तरह हड़ताल के दौरान लाठी ब्लेड की इजाजत नहीं दी जाएगी कि किसी हथियार को। वहीं जिस जगह पर हड़ताल या बंद चल रहा है उस एरिया की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी की होगी। इसी वजह से अगर पूरे भारत में बंदी होती है तो हर क्षेत्र के पुलिस एक्टिव होते हैं। सर्वोच्च ये भी होता है कि एसपी की होती है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, खास करके पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और उस स्थिति में जितना नुकसान हुआ है अगर, तो फिर हम दोगुनी रकम जुर्माने के तौर से हम उनसे खरीदेंगे जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया था थाने में कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये हड़ताल करेंगे, मुखिया बनकर आगे चले थे। इसी वजह से अगर कोई पार्टी लेती है इजाजत पूरे देशव्यापी में तो उस पार्टी पर एक्शन होती है कि हड़ताल में इतने क्षति हुए उसकी भरपाई आप कीजिए। अब इतिहास, कानून, वैधता के बारे में सारी जानकारी मिल गई और इस भारत बंद का एक हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि ऐसे प्रदर्शनों की वजह से ही देश में भारी अर्थव्यवस्था की नुकसान भी होती है। अब आप अक्सर सोचे होंगे कि आज पूरे 21 अगस्त को अगर भारत बंद है पूरे में तो सोचिए आपके मन में कभी ये सवाल आया कि कितने करोड़ रुपए के नुकसान हुए होंगे एक दिन में? आपने ये सोचा? अगर सोचा भी नहीं भी सोचा होगा तो सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स भारत सरकार के पास तो है नहीं कि उसने कभी रिपोर्ट्स दी कि एक दिन के भारत बंद में कितना नुकसान हुआ। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कई बार जो 2-3 रिपोर्ट्स मैंने निकाली है उसमें ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब कारखाने बंद होते हैं, फैक्ट्रियां बंद होती है, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होते हैं और फिर कई घंटों तक ये सेवाएं रोक दी जाती है तो इसका सीधा अर्थ इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। और कोफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का ये एक अनुमानित राशि था। जो ध्यान दीजिएगा कि ये अनुमानित राशि बताया गया था कि अगर पूर्ण भारत बंद रहता है, जैसे 21 अगस्त को भारत बंद रहा पूरा, संपूर्ण भारत लॉकडाउन की स्थिति में, तो फिर करीब करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये बताया गया था 24 घंटे से अंदर की बात कही गई थी। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ। अब समझिए कि 18 घंटे के भारत बंद में कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा। हालांकि ये फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ और वही ये आकलन भी करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कर्मचारियों के बंद में कितने खर्च आए। और इसी वजह से ये कहा जाता है 25 हजार करोड़ का नुकसान माना जाता है। अगर देशव्यापी हड़ताल हो तो 26 हजार करोड़ रुपए की सिर्फ मजदूर चले जाते हैं, मजदूरों की जो आय होती है वो खत्म हो जाती है, 26 हजार करोड़ रुपए। वहीं किसान भारत बंद में अगर शामिल होते हैं तो फिर इसका असर और भी ज्यादा देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि देश में करीब करीब 15 करोड़ किसान हैं। अगर वे 24 घंटे के लिए हड़ताल पर या फिर अपना काम बंद कर दें तो उनकी तरफ से जो नुकसान पूरे भारत को होता है करीब करीब 32 हजार करोड़ रुपए का चूना लग जाता है सिर्फ किसानों की हड़ताल से। मतलब किसान करे तो 32 हजार करोड़, मजदूर करे तो 26 हजार करोड़।
अगर पूरे ऑल ओवर में किया जाए तो ये 30 से 35 हजार करोड़ रुपए में ये नुकसान होता है। और अब ये जो आंकड़े बताए गए हैं वो सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर बताए गए हैं। इसके जो मैंने पिछली रिपोर्ट जो आपने रिसर्च के अनुसार से मैंने निकाल के लाई थी सामने आपको, उस हिसाब से बताया गया। तो सोचिए कि भारत बंद से कितना ज्यादा कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर किसान, मजदूर और बाकी लोग भी शामिल होते हैं तो 25-26 मतलब 100, 50 50 मतलब 75 हजार करोड़ रुपए की चूना लग जाता है देश को। और सोचिए कि अर्थव्यवस्था पर कितनी बड़ी घाटा होती है एक दिन भारत बंद करने का। ये जानकारी आपके लिए इसलिए लाया कि अक्सर भारत बंद का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उसमें वो तबके भी पिसते हैं जो नहीं शामिल होते हैं और उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी चूना लगता है। ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।